जय हिंद बच्चों। मैं आपकी विज्ञान की टीचर आज आपको भौतिक विज्ञान के अंतर्गत गति अध्याय पढ़ाने जा रही हूँ। आपने पक्षियों को उड़ते हुए, जानवरों को चलते हुए, लट्टू को घूमते हुए तो अवश्य देखा होगा। इन सभी वस्तुओं की स्थिति को यदि ध्यान से देखें तो अनुभव करेंगे कि कुछ वस्तुएं अपनी स्थिति बदलती रहती हैं और कुछ अपनी स्थिति नहीं बदलती। हम वस्तुओं की स्थिति के परिवर्तन एवं परिवर्तन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। विराम तथा गति की अवस्था। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न हो तो वस्तु विराम अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो तो वस्तु गतिशील अवस्था में होती है। जैसे तितली एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, इस प्रकार तितली का स्थान बदलता रहता है किंतु फूल अपने स्थान पर स्थिर रहता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि फूल स्थिर है और तितली गतिशील है। अगला है गति के प्रकार। गतिशील वस्तुओं की गति अलग अलग प्रकार की होती है, जो निम्न है। पहला, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे सड़क पर दौड़ते वाहनों की गति, दौड़ते खिलाड़ियों की गति आदि। अगला है वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर एक निश्चित दूरी पर वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, घड़ी के सुइयों की गति आदि। अगला है घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपनी धुरी या अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, घूमती फिरकी की गति आदि। वृत्तीय गति में वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करती है, जबकि घूर्णन गति में वस्तु अपने अक्ष के परितः गति करती है। जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर गति करती है, यह वृत्तीय गति है, और पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है, यह घूर्णन गति का उदाहरण है। अगला है आवर्ती गति। जब कोई गति करती हुई वस्तु एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उसकी गति आवर्ती गति कहलाती है। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, घड़ी की सुइयों की गति आदि। अगला है दोलन या कंपन गति। जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में गति करती है तो उसकी गति दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे झूले में झूलते बच्चे की गति, दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति आदि। एक वस्तु में कई प्रकार की गति हो सकती है। जैसे चलती हुई साइकिल के पहिए में घूर्णन गति के साथ साथ रेखीय गति भी होती है। दोलन या कंपन गति आवर्ती गति के ही विशेष अवस्थाएं हैं। अगला टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई उसकी दूरी कहलाती है तथा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम लंबाई विस्थापन कहलाता है। जैसे किसी रास्ते अ से ब से स की लंबाई दूरी होती है और अ से स रास्ते की लंबाई विस्थापन होती है। एक अन्य उदाहरण द्वारा दूरी तथा विस्थापन के अंतर को समझते हैं। माना यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पर P से चलकर QRS से होता हुआ पुनः P पर पहुंच जाता है तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी वृत्त की परिधि होगी तथा विस्थापन शून्य होगा, क्योंकि वह व्यक्ति P से शुरू कर पुनः P पर ही वापस आ जाता है। अतः इन उदाहरणों द्वारा यह निष्कर्ष निकलता है कि दूरी का मान हमेशा विस्थापन के बराबर या उससे अधिक होता है। यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन निश्चित शून्य होगा, परंतु यदि विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। दूरी में केवल परिमाण होता है परंतु दिशा नहीं होती।
परंतु विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगला टॉपिक है चाल तथा वेग। आपने सड़क पर कुछ वाहनों को तेज गति से तथा कुछ वाहनों को मंद या धीमी गति से चलते देखा होगा। जैसे साइकिल की गति प्रायः कार की गति से धीमी होती है, अतः साइकिल को निश्चित गति तय करने में कार की तुलना में अधिक समय लगता है। इसी समय तथा दूरी के संबंध को चाल द्वारा परिभाषित किया जाता है। अतः किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है। चाल का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल को निम्न सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। चाल को हम v से प्रदर्शित करते हैं और दूरी को s से और समय को t से। इस प्रकार चाल बराबर वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगने वाला समय। वेग वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। वेग का एसआई पद्धति में मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। इसे v से प्रदर्शित करते हैं, अतः वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि चाल का मान हमेशा वेग के बराबर या अधिक हो सकता है। यदि चाल शून्य है तो वेग निश्चित शून्य होगा, परंतु यदि वेग शून्य है तो चाल शून्य या अशून्य दोनों ही हो सकती है। चाल में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, परंतु वेग में परिमाण और दिशा दोनों होती है। अगला टॉपिक है ग्राफ। राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहली अचर राशि जो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है। दूसरी चर राशि जो समय के साथ परिवर्तित होती है। चर राशियाँ भी दो प्रकार की होती हैं। स्वतंत्र चर जिसको स्वतंत्र रूप से बदला जा सकता है तथा परतंत्र चर जो स्वतंत्र चर के अनुसार बदलते हैं। जैसे यदि एक पेंसिल की कीमत 5 है तो जितनी अधिक पेंसिलें खरीदनी होंगी उतने ही अधिक रुपए खर्च करने होंगे। यहाँ पेंसिलों की संख्या स्वतंत्र चर तथा व्यय हुए रुपए परतंत्र चर है। इस प्रकार दो चर राशियों के बीच का ग्राफ परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष परिवर्तन को व्यक्त करता है। अतः ग्राफ खींचते समय स्वतंत्र चर को क्षैतिज रेखा पर और परतंत्र चर को ऊर्ध्व रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। समय दूरी ग्राफ। इस ग्राफ को खींचने के लिए दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो परस्पर लंबवत रेखाएं ली जाती हैं। क्षैतिज रेखा OX जिसे x अक्ष कहते हैं, इसी प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा OY जिसे y अक्ष कहते हैं और इनका मूल बिंदु O कहलाता है। इस ग्राफ में समय को x अक्ष पर और दूरी को y अक्ष पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति नहीं बदलती है, अतः वस्तु विरामावस्था में है और इसका ग्राफ समय अक्ष के समांतर होता है। दूसरी अवस्था में यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति बदल रही है और यह एक सरल रेखा है, अतः वस्तु गतिशील अवस्था में है, तो इसका ग्राफ क्षैतिज अक्ष से कुछ कोण बनाते हुए सीधी रेखा में होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं दूरी समय ग्राफ को देखकर विभिन्न समय पर वस्तुओं की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं और विराम एवं गति की अवस्था का भी पता लगा सकते हैं। अतः इस वीडियो के माध्यम से आपने गति एवं उसके प्रकार को भलीभांति समझा होगा। धन्यवाद।